बेटा मैं आपको क्या बता रहा था अभी तक। हमारी बातें चली हुई थी फिलहाल, जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे, वो क्या था, अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन की स्केलेटन थी। और आप जब भी कॉपी बनाते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, ये चीजें आपको दिखती हैं। और ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो बातें मैंने क्या क्या आपको बताई, कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है वो सारी आपकी कैसी हो, प्रिसाइज हो। प्रिसीजन अकेला काफी नहीं, वो एक्यूरेट भी हो, कंप्लीट हो। वो गलत नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, वो डेफिनेट होनी चाहिए, डेफिनेट ना हो। और हर बात को आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है आप उसको लिखेंगे, क्योंकि हर जो ऑब्जर्वेशन होती है उसकी अपने आप में एक खास इंपॉर्टेंस होती है। जितनी भी अलग अलग ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया, आपने सोचा मेरे को तो प्रैक्टिकली करना है, इन इन बातों को नोट कर ले, दूसरों को ना करें। हर नई बात जो आज तक किसी ने नहीं देखी वो आपने देख ली। आपने देखा ना, जितने भी नई चीजें आई हैं डिस्कवरी होके, वो किसी ने पहले नहीं देखी। अब कहते हैं पहले कभी एलिमेंट डिस्कवर किए गए, एलिमेंट जो डिस्कवरी हुई थी पहले कम थे, अब 118 है। तो धरती तो वही थी, धरती के अंदर भी चीजें वही थी, वहीं से डिस्कवरी की जा रही है। सिंथेटिक एलिमेंट भी बनाए जा रहे हैं नेचुरल के बाद। तो मतलब क्या, वो पहले अर्थ के अंदर चीजें नहीं थी, वो पहले भी थी। लेकिन किस बंदे के पकड़ में कब आई वो चीजें, तो वही उसका डिस्कवरर बन जाता है। तो ऐसे ही जो काम आप कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन चल रही है ऑर्गेनिक एनालिसिस के दौरान, जो क्या पता किसी ने आज तक नहीं देखी वो आपको दिख जाए। तो वही जो चीजें होती हैं, वही जो बातें होती हैं, वही एक नई डिस्कवरी को जन्म देती है। तो यही हमारे अगले पॉइंट का मतलब था, कि मेनी आइसोलेटेड ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, लेड टू ए न्यू डिस्कवरी। वो एक न्यू डिस्कवरी को जन्म देती है। तो ये बातें बेटा आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कि जो पहले से है उसी को हम चलते रहे, वो तो कर ही रहे हैं, उसी के दौरान कुछ निकलना होता है। और कोई भी काम जब आप करते हैं तो फेल्योर तो कभी कोई होता ही नहीं है, हम आपको फिर बता दें। जब आप कभी आगे पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपने कोई काम करना शुरू किया, आपका सिंगल डे का काम भी बेकार नहीं होता। वो सारी चीजें आप यहां से देख के जा रहे हैं जो आपके आगे जाके रिसर्च में काम आने वाली है। मतलब हर बात वहां पे लिखनी होती है। जैसे आप पेपर पब्लिशिंग होती है ना, जो अपना रिसर्च आर्टिकल छापते हैं, उसमें हर पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें लिखनी होती हैं। आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो ये करके, कि आपने दो चीजों को मिलाया, इनके मिलाने से कुछ नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होती। आपने लिख दिया कि इन दो चीजों को मिक्सअप करने के बाद कुछ नहीं होगा। आपने उसमें थोड़ा वाटर या कोई और सॉल्वेंट डाला कि ये करने के बाद ऐसा कुछ होता है, वगैरह जो भी कुछ आप लिखते हो। तो वही चीज जब छपती है किताबों के अंदर, तो अगला बंदा जब उसके ऊपर काम करेगा तो उसको इतनी नॉलेज तो पहले से पता चल गई ना, कि इनसे ऐसा नहीं होने वाला, ये मिलाने से ऐसी रिएक्शन हो सकती है। तो हर चीज एक इंपॉर्टेंस रखती है, नहीं तो उसका भी समय खराब होगा। वो भी क्या करेगा, उन्हीं चीजों पर वो भी लगा रहेगा, उसी चीज के ऊपर मैं भी लगा रहूंगा। तो मीन्स हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव का किताब में छपना जरूरी होता है। वो फर्दर आने वाली जनरेशन जो उसी फील्ड में काम करने वाली है, उसके लिए वो एक हेल्पफुल चीज है, ताकि उसके हमें जो वेस्टेज ऑफ टाइम होनी है उसको हमें बचाना होता है। क्लियर हो गई ना बातें। तो ओवरऑल कंक्लूजन वही है जो मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक हो गया ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कि जब भी हमने ने आपको बताया एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस लेते हैं, तो जितनी भी इन्फ्रेंस आएंगी कंक्लूजन तो आप निकालेंगे ना। ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ गई, ऑब्जर्वेशन जब आ गई तो उसके आधार के ऊपर देखने के बाद आपको क्या निकालनी है अब रिजल्ट्स निकलेंगे आपके। तो जो रिजल्ट निकलेंगे तो क्या बताया, कि एवरी ऑब्जर्वेशन इज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड मस्ट बी काउंटेड, अकाउंटेड। उस हर चीज को आप रखेंगे अपने ध्यान के अंदर, कि उसी के आधार के ऊपर आपको अपना रिजल्ट निकालना है। आप रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, इन्फ्रेंस एकदम नहीं लिख देंगे, किसी चीज को नजरअंदाज करके नहीं लिख देंगे, कि ये तो वैसे ही आगे होंगे पीपीटी, छोड़ना है इसको। तरह वो पता चल गया ना, मान लीजिए आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है, और दूसरा भी दिख रहा है कुछ, छोड़ना है इसको। क्या पता है ऐसा कुछ हमसे गलती हो गई हो, कि हमने जब आपको मान लीजिए फिनोल दिया या बेंजोइक एसिड मान लीजिए दिया, और उस स्पेचुला के ऊपर जिससे हमने, हमारे एलए ने या हमने निकाल के आपको कंपाउंड दिया, तो उसके अंदर पहले से फिनोल थोड़ा सा लगा हुआ था। नहीं तो आपको बेंजोइक एसिड दिया, लेकिन जो थोड़ा सा फिनोल लगा हुआ था उसके भी पार्टिकल आ गए उसमें। आपने टेस्ट किया, फिनोलिक OH का भी आ गया। लेकिन आपको ये पता चल गया, आपको किसी ने बता दिया, कि मान लो एग्जाम चल रहे हैं, आपको किसी ने बता दिया कि तेरा है ना, मान लीजिए कंपाउंड की बात कर रहे हैं जब छोटी क्लासेस में, किसी ने बता दिया तो इसके तो बेंजोइक एसिड है। आपने सोचा कि है इतना बेंजोइक एसिड तो CH आ गया, दूसरे को छोड़ना वैसे आ गया होगा। नहीं, जो चीज आती है ना, आपको वो लिखना है उसमें।
और लिख के फिर आपके नंबर क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि टीचर आपको कहेगा, आपको बुलाएंगे सीट के ऊपर, वो कहेंगे बेटा करके दिखाओ, आपने लिखा है फिनोलिक वेज। जब टीचर को दिखता है ना कि इसने ये चीज आई, हमने तो ये दिया नहीं था, क्यों आ रहा है, तो टीचर बच्चे को बुलाता है, बेटा ये टेस्ट करके दिखाओ। आप वो करके दिखाएंगे, आपका फिर भी टेस्ट आ रहा है, टीचर ने भी देखा हाँ भाई इसका तो आ रहा है, इसमें तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसने तो ठीक कर रखा है। समझ रहे हो मेरी बातें कुछ? तो कहने का मतलब क्या होता है, आपने अपनी जगह उस काम को बिल्कुल ठीक किया है, आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो वही हम आपको काम सिखा रहे हैं यहाँ पे, कि आपको अपनी तरफ से नहीं देखना कि वो क्या कह रहा है, चलो निकाल दूं वही रिजल्ट। नो, आप जो काम कर रहे हैं उस काम के दौरान आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको वो बातें लिखनी है। तो एवरी ऑब्जर्वेशन इज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड मस्ट बी अकाउंटेड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी ऑब्जर्वेशन को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसी बात को मैंने घुमा फिरा के नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको बता दिया। इफ वी हैव वन और मोर ऑब्जर्वेशन, उनकी मिसमैचिंग हो रही है। मैंने, मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, कोई टेस्ट आपने अब किया पहली बार, आपकी कुछ और ऑब्जर्वेशन आई, आपने दूसरी बार किया, अब वो पहले वाले रिजल्ट नहीं आए, बाद में कुछ और आ गया, इट मीन्स आपके पहले करने में गलती थी, आप गलती है। अब तीसरी बार फिर करेंगे उसको, और फिर देखेंगे कि अब कौन सी बात के साथ मैच कर रहा है। समझ गए? तो इस लाइन का ये मतलब था, वन और मोर ऑब्जर्वेशन इज मिसमैच और एट वेरिएंस, देन द कंक्लूजन और द इन्फ्रेंस में बी रॉन्ग। आप उसको तब, जब तक उस कार्य को लगातार करते रहेंगे, जब तक कि आपका जो इन्फ्रेंस है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो प्रॉपर ना आ जाए। मैंने पहले बताया था, ऑब्जर्वेशन आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए और एक्यूरेट भी। एक्यूरेसी के बिना प्रिसीजन का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे, उससे पहले कि ये हमारा रिजल्ट आ गया, आपको हर पॉसिबिलिटी को बिल्कुल अच्छे से कीन तरीके से देखना है, बिल्कुल डीपली स्टडी करना है कि ये है, ये है, ये है, तो क्या होगा। आपने बेटा देखा है कभी? देखो एक दूसरे एंगल पे आपको बताते हैं। आप कभी मान लीजिए किसी पंडित के पास गए, आप कहते हैं कि मेरी जन्म कुंडली देख के बता दो जी, मेरा क्या कुछ होगा, मेरा भविष्य कैसा है, मेरी पढ़ाई कैसे अच्छे चलेगी, मैं किन चीजों का ध्यान रखूं, वगैरह वगैरह बताते हैं ना। वो ये कहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ये टोटल 12 घर होते हैं, 12 होते हैं ना, ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं। और फिर कहते हैं कि पहले दूसरे इस घर में आपका वो मंगल बैठा है, यहाँ पे बुध बैठा है, यहाँ पे बृहस्पति बैठा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये बैठा तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर शनि की दृष्टि ऐसे पड़ रही है, उसकी ऐसे पड़ रही है, इसलिए ये यहाँ पे ठीक होते हुए भी वो थोड़ा गलत रिजल्ट दे रहा है। कहने का मतलब क्या होता है कि आप केमिस्ट्री के अंदर जब भी अपना काम कर रहे होते हो, तो हमेशा आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। जो भी साइड में आपको चीजें दिखाई दी, और जो जो एक एक बात आपने अपनी कॉपी में लिखी, उन सभी का कंक्लूसिव इफेक्ट क्या आया, वो आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। बिना आपके ये सोचे कि मेरा कभी गलत तो नहीं है, नहीं, जो आपने किया है ना, और अच्छे तरीके से किया है, आपका ठीक है, वो आपका ठीक है, आपने किया अपने तरीके से। आपको दूसरे बच्चे का नहीं देखना। मान लीजिए हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आपको दे दें यहाँ पे, इस बच्चे को और इस बच्चे को, सभी को एक जैसा दे दिया, आपको ये नहीं करना कि इस बच्चे का निकल गया तो लिख दो सभी वही हमारा रिजल्ट आ गया। क्या पता उसने गलत कर रखा हो, क्या पता दूसरे ने गलत कर रखा हो। आपको अपनी सेंस ऑर्गन से अच्छे से खुद देखना है कि मेरा क्या है। यहाँ पे नंबर इस बात पे नहीं कटते। आपका जो आपने किया, टीचर आपसे पूछ लेंगे बेटा करके दिखा दो, आप करके दिखा देंगे कि सर देखो मेरा रिजल्ट आ गया। तो यानी ऐसे बिना काम के ऊपर नंबर नहीं कटने होते हैं आपके। समझ गए ना? तो आपको जो काम आप अपने दिमाग से करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, सिंगल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग द नेगेटिव ऑब्जर्वेशन मे बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इन बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है। अब आ गए हम अपने मेन पॉइंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बाइनरी मिक्सचर आपको दिया जाएगा, उस बाइनरी मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, जिनका हम पहले पता लगा लेंगे, और पता लगाने के बाद फिर जब हम सेपरेशन करेंगे उस बाइनरी मिक्सचर का, तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें। और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बना रखे हैं उन कंपाउंडों के, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं, वो कुछ ये है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो वो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, देखो, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, आपके फिनोल्स, देखो मैंने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैंने क्या लिखा, फिनोल और द फिनोल्स। फिर आगे क्या लिखा, बेसिस, मतलब लाइक एमीन्स आ गए। और फिर बचे हुए और जो सारे न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑल रिमेनिंग कम इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड्स। आपके एसिडिक आ गए, एसिडिक में दो आए, कौन कौन से दो आए, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल। उसके बाद बेसिस में कौन आए, एमीन्स। और उसके बाद बचे हुए सारे किस कैटेगरी में आ गए, न्यूट्रल। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाइनरी मिक्सचर के अंदर, जो आप सेपरेट करेंगे, उनको इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटा गया है। और पहले पॉइंट 1 और 2 को इकट्ठे हम एसिड्स कह देंगे। क्या कह देंगे, एसिड्स, जो एसिड की कैटेगरी वाले। ठीक हो गया?
आगे ना दिमाग में बात अच्छे से, इसको आपको भूलना नहीं है। अब उसके बाद अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखो क्या क्या हो सकता है। अब ये बताओ, ये चार बातें हैं आपके सामने, इनके आधार पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मान लीजिए टीचर आपको देता है कॉम्बिनेशन, देखो चार नाम आपके सामने है, तो बोलो क्या क्या दे सकता है। आप ये कहेंगे सर क्या पता आप हमें ऐसे दे दो, कॉम्बिनेशन वन और वन है ना, मैथ के अनुसार परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बोलो क्या, वन 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 का मतलब पहला कंपाउंड भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलते जाना। हो सकता है। दूसरा बोलो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन दे दें, फिनॉल दे दें, तो दूसरा वो भी हो सकता है। तीसरा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन दे दें, आई मीन्स, तो वो भी हो सकता है, मतलब बेसिस दे दें। तीसरा, फोर्थ वन बताओ, तो कोई न्यूट्रल कंपाउंड हम दे दें, तो बन गया ना ये कॉम्बिनेशन। ये बाइनरी मिक्सचर के कॉम्बिनेशन है, जो आपको अपने 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 क्रिटिकल दिमाग से सोचा, क्रिटिकली थिंकिंग आपने की, ऊपर लिखे हुए पॉइंट जो लिखे थे उसके आधार पे आपने देखो खुद बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर, और क्या हो सकते हैं। दीज ऑल कॉम्बिनेशन आर रिलेटेड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहले वाला तो देखो हो ही चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। अब हम फिनॉल का देखते हैं किसके साथ। फिनॉल का एक तो ऊपर वाले के साथ हो सकता था कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम पहले लिख चुके हैं। तो अब फिनॉल का और किसके साथ हो सकता है, फिनॉल का, फिनॉल के साथ ही हो सकता है। अगला फिनॉल का बेसिस के साथ हो सकता है। नेक्स्ट, फिनॉल का न्यूट्रल कंपाउंड के साथ हो सकता है। तो अब फिनॉल का भी काम हो गया। अब तीसरे को लेते हैं बेसिस। अब बेसिस का ऊपर फिनॉल के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। अब हमें देखना है बेसिस का कॉम्बिनेशन, एक तो बेस बेस हो सकता है या बेस हो सकता है। अब कुछ बचा, बताओ शाबाश, लास्ट ये बच गया कि न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा। पता चल गया। सो दीज आर द टोटल पॉसिबल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, जिनमें से कोई भी एक आपको पेपर में दिया जा सकता है। क्लियर हो गई बातें। अब देखो ये जो बातें अभी लिखी थी, टीचर आपसे पूछ सकता है ना, देखो वाइवा में ये पूछना कोई मुश्किल बातें थी, मुश्किल तो नहीं थी। आपको पता चल गया ये कंपाउंड है, टीचर पूछ ले बेटा कॉम्बिनेशन बताओ, क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या वो हो सकता है, या टोटल कितने हो सकते हैं सारे लिख के दिखाओ, मान लो ऐसे कह दे। तो ऐसे आप लिख दो और एक सीक्वेंस में लिखे जाओ, तुक्का मार के नहीं लिखना, कभी आप न्यूट्रल न्यूट्रल लिख रहे हो, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल लिख रहे हो, कभी कुछ, ऐसा नहीं करना। आप एक सीक्वेंस में सारे लिखो, आपसे कुछ छूटेगा नहीं। ये तो टीचर फिर कह देंगे बेटा कोई छूट गया, बताओ वो कौन सा है। समझ गए मेरी बात, तो इसलिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी टीचर टीचर आपको मिक्सचर देगा, तो वो दिखने में आपको कैसा दिखेगा, या तो सॉलिड दिखेगा, या कैसा दिखेगा, वो आपके सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर है, मिक्सचर मीन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या तो सॉलिड सॉलिड होगा, या सॉलिड लिक्विड होगा, या लिक्विड लिक्विड होगा, ऐसा मिक्सचर आपको दिया जाएगा। तो बाइनरी जो मिक्सचर होगा, अगर वो सॉलिड है, अगर वो कैसा है, सॉलिड, तो व्हाट इट मींस, देन द टू कंपोनेंट विल बी, दोनों ही सॉलिड हैं, फिर दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड सॉलिड विद सॉलिड सॉलिड कॉम्बिनेशन हो गया। अगर बाइनरी मिक्सचर जो आपको दिया गया अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो फिर क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकते हैं, तो हो सकता है वो सॉलिड लिक्विड हो, या हो सकता है वो लिक्विड लिक्विड हो। क्लियर हो गया। तो जब भी आपको देंगे, जो आपको दिखेगा अपनी आंखों से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो या तो आपको सॉलिड दिखने वाला है या सॉल्यूशन की फॉर्म में। सॉलिड दिखे तो सॉलिड सॉलिड है दोनों ही कंपोनेंट, अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में दिखे तो जरूरी नहीं कि वो दोनों लिक्विड लिक्विड है, तो एक सॉलिड एक लिक्विड भी हो सकता है, या दोनों लिक्विड भी हो सकता है। अब करें क्या, अब आपको ये काम करना है, देखो आपको जो भी दिया जाए, जो भी दिया जाए, देखो अगर सॉलिड सॉलिड दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो दिख रहा है सॉलिड है। लेकिन अगर आपको सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड दे दिया जाए, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन वैसे उठ जाना चाहिए था, पता आप क्या कह देते, सर क्या पता कोई टीचर ऐसा हो, ऐसी बदमाशी हमारे साथ कर दे, क्या कर दे, सॉलिड ले लिया थोड़ा ज्यादा, और उसमें है ना 5-7 बूंद लिक्विड की डाल दे, लिक्विड कंपाउंड की, इधर उधर 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 ऐसे ऐसे करके, और इस तरीके से वो दिमाग लगा के डाले कि है ना वो सॉलिड ही दिखे, फिर हम क्या करें। हम आपको ये बता रहे हैं ऐसा हम आपके साथ नहीं करेंगे। होने को तो कुछ भी हो सकता है, जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अब उठ गया, 2 पल के बाद आपके दिमाग में भी आ सकता था, क्योंकि वो आपके दिमाग में आ सकता था, इसलिए मैंने पहले ही आपके सामने बोल दिया कि सर आप ऐसा करके दे दो। तो अगर कोई बात नहीं, अगर करके दे दें तो क्या फर्क पड़ता है। अगली स्टेप जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं आगे, वो तो सेपरेशन है ना। देखो जब हम, मान लीजिए आप ये भूल जाओ कि आपको सॉलिड दिया या सॉल्यूशन फॉर्म में दिया या कैसे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम उनको सेपरेट करेंगे। ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे सॉलिड दिखे
चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में दिखे, या जो मैं बता रहा था सॉलिड लेके उसमें 5-7 बूंदे डाल दी और ऐसा कर दिया कि सॉलिड ही है, ऐसा कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेपरेशन के दौरान। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात ही मैंने किस लिए बोली कि टीचर आपसे पूछ ले कि बेटा मान लो मैं ऐसे कर दूं तो क्या सेपरेशन में कोई फर्क पड़ेगा, उसकी जो स्कीम हम फॉलो करेंगे उसमें कोई फर्क पड़ा बेटा कभी आपके सामने? आप कहेंगे नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? आपको कैसे जवाब देना वो आपको बता रहे हैं। तो फिर आपने क्या किया बेटा, मान लीजिए हमने ऐसी कोई शरारत नहीं की, एग्जामिनर ने ऐसा कुछ नहीं किया और आपको दे दिया सॉल्यूशन। क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया। फिर आप क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया उसको वॉच गिलास के ऊपर रख लो। वॉच गिलास के ऊपर रखने के बाद आप क्या करो, ब्लो दी एयर, हवा, देखो ऐसे फूक मारते हैं ना, ऐसे फूक मारो। फूक मारने के बाद क्या होगा, फूक मारने के बाद ये होगा जो भी लिक्विड होता है लगातार मारे जाओ तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो लिक्विड पोर्शन है उसका वो उड़ जाएगा। बच क्या जाएगा बोलो? सॉलिड बच जाएगा वॉच गिलास में। थोड़ा सा लेना है, ये नहीं सर मैंने तो पूरी एक बिकर भर के ले लिया उसको फूक मारे गया ऐसे तो मेरे 3 दिन हो गए, वो है ही नहीं। कहने का मतलब वॉच गिलास बोला है तो इसका मतलब थोड़ा सा एक ड्रॉप उस पर डाल दो। डालने के बाद ग्लो दी एयर, उसके बाद आपने देखा कि कुछ सॉलिड बच गया, उसके बाद या तो बचेगा या नहीं बचेगा। तो मान लीजिए या तो सॉलिड बचेगा, सॉलिड बच गया तो बोलो मिक्सचर कैसा था, सॉलिड लिक्विड। या अगर लिक्विड बच गया तो, हाँ, फिर आप कहेंगे सर ऐसा हो गया तो लिक्विड लिक्विड दिया फूक मारा दोनों उड़ गए, यानी ऐसा नहीं होगा। तो मिक्सचर बेटा क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड। क्लियर हो गया ना? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया रिएजेंट्स विच विल बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द बाइनरी मिक्सचर। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा रिएजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जैसे कौन कर सकते हैं बोलो, वाटर, वाटर आप यूज कर सकते हैं। और बोलो कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें यूज करना पड़ सकता है 5 से 10%। और क्या, 5 से 10% NaH हमें यूज करना पड़ सकता है। 1:1 रेशो में एसिड यूज कर, HCl आमतौर पे हम लेते हैं, हमें ये यूज करना पड़ सकता है। ईथर यूज करना पड़ सकता है। ईथर नॉन पोलर होता है। ईथर कैसा होता है, नॉन पोलर। आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर एक कहीं पे पोलर ग्रुप तो आ जाता है, लेकिन ओवरऑल हम उसको नॉन पोलर की कैटेगरी में डाल लेते हैं क्योंकि कार्बन का स्केलेटन बड़ा होता है जो उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो इसीलिए उसकी सेपरेशन में उसको हम यूज कर लेते हैं। पोलर ग्रुप दिखेगा, क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर का हमें पता होगा, उसके बेसिस के ऊपर हम उसकी सेपरेशन के लिए उन चीजों को यूज करते हैं। तो ये होंगी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स। अब आगे देखो, जब भी हम रिएजेंट यूज करेंगे, मान लीजिए आपको कोई बाइनरी मिक्सचर दे दिया, और बाइनरी मिक्सचर कैसा दिया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रेजेंट या अब्सेंट? अब्सेंट। मान लीजिए है ही नहीं, आपने टेस्ट किया, आपको पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था मिक्सचर के अंदर। मैंने बताया था ना कि टेस्टिंग के दौरान आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी मिक्सचर देंगे उसके अंदर हमें सारे टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या क्या प्रेजेंट है। ये नहीं पता कौन से कंपाउंड में क्या था, लेकिन पता चल गया ओवरऑल मिक्सचर में जो 2 कंपाउंड मिला रखे हैं उनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे। तो वो सारा पता चल गया। और मान लीजिए ये पता हमें चल गया जो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके, अब्सेंट है, ये थे नहीं। फिर क्या करें देखो, फिर आप क्या डाल दो, वाटर डाल दो, पानी डाल दिया आपने। पानी डालने से क्या हुआ, कुछ तो रेजिड्यू बच जाएगा। रेजिड्यू का मतलब कुछ तो नहीं घुला, जो नहीं घुला वो कौन है, रेजिड्यू। कुछ आपका घुल भी जाएगा। तो जो रेजिड्यू बच गया वो कोई एक कंपाउंड है, वो कैसा है, वाटर इनसोल्यूबल, वो पानी में घुला नहीं। और मान लीजिए कुछ आपका घुल भी गया होगा। तो मैं जो भी कंपाउंड आपका यहाँ पे ऐसा था जो पानी में नहीं घुला, आपने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद उसको दोबारा किससे ही वॉश किया, वाटर से। क्यों, पानी में तो घुलेगा नहीं, ताकि अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ भी कंपाउंड चिपका हुआ है ताकि वो भी कंप्लीटली रिमूव हो जाए। तो वॉश विद वाटर टू गेट द कंपाउंड ए। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया जो घुल गया, जो घुल गया था। फिर हमने क्या किया, उसको हीट किया, किसके ऊपर, वाटर बाथ के ऊपर, पानी में ही घुला था वो तो। उसके बाद क्या हुआ, पानी उड़ गया। तो नीचे क्या बच गया, दूसरा कंपाउंड। वो तो उड़ा नहीं क्योंकि वो वोलेटाइल तो है नहीं, तो वाटर उड़ गया। तो क्या बच गया, कंपाउंड नंबर बी, दूसरा कंपाउंड भी बच गया। तो इट मीन जब कभी भी मान लीजिए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कंपाउंड ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल, पानी में जैसे कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, कुछ घुल गया तो वो आपके फिल्ट्रेट में चला गया, चाइना डिश के ऊपर रखा, है ना, चाइना डिश में डाल के, और कहाँ पे रखा, वाटर बाथ के ऊपर।
और फिर जब उसको वाटर बाथ के ऊपर रखा तो उसके बाद क्या होगा बोलो? वो उड़ जाएगा, है ना। देखो, आपने मान लीजिए कुछ आप फिल्टर करेंगे, या तो कुछ बचेगा ऊपर या नहीं बचेगा, एक बात तो होगी ही, पता चल जाएगा। कुछ नीचे आपके पास आ जाएगा चाइना डिश के अंदर, जो आएगा तो क्या करेंगे उसको? वाटर बाथ के ऊपर रखना आमतौर पे। ये हमने क्यों रख दिया? क्योंकि पानी में डाल रखा था, और पानी के वेपराइज होगा तो आग नहीं लगेगी, इसलिए हमने इसके ऊपर रख दिया था। और जैसे जैसे हम इसको जैसे बॉयल कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या बच जाएगा? थोड़ा थोड़ा रेजिड्यू बच जाएगा लास्ट में, नीचे थोड़ा थोड़ा। और वो जो रेजिड्यू बचेगा, देखो दिख रहा है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में। हो सकता है वो लिक्विड हो। अभी मैंने ऊपर बाइनरी मिक्सचर लिखा है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या था? वो सॉलिड भी हो सकता था, वो लिक्विड भी हो सकता था। अगर लिक्विड है तो वो ऐसे बच जाएगा। पता चल गया ना? जब हम करेंगे इस टाइप से हीट, पानी तोड़ गया और वो दूसरा कंपाउंड वहां पे बच गया। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड की फॉर्म में बच जाएगा, सॉलिड है तो सॉलिड की फॉर्म में बच जाएगा। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि सर अगर आप ऐसा कर देते तो एक सॉलिड होता, उसमें थोड़ा सा कुछ क्या कर देते, दो चार पांच बूंदे लिक्विड की डाल देते, फिर ये काम हो जाता। सॉलिड तो क्या था? मान लीजिए रेजिड्यू की फॉर्म में ए कंपाउंड बन के आ गया था। जो बी था वो मान लीजिए पानी में घुल के उधर चला गया, और वो लिक्विड था। फिर हमने देखा ना वाटर बाथ के ऊपर, या ऐसे आपने हीट किया, वो उड़ गया, और क्या बचा बोलो यहाँ पे? लिक्विड। तो इट मीन्स कौन है? एक सॉलिड है और एक क्या है? लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर आपको दे दिया था, वो आपको दिखेगा। यानी कहने का मतलब कि आपके हाथ में कुछ नहीं है क्या बचने वाला है क्या नहीं है। जो दिया गया है वही तो बचेगा ना। आप थोड़ी ना ये कह सकते हो नहीं ये तो गलत हो गया मेरा, तो ये लिक्विड क्यों बच गया, यहाँ पे तो सॉलिड बचना चाहिए था। जब टीचर ने दे ही दिया आपको सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर, तो बचेगा क्या? एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर होगी ना बातें? ये बातें मैं वो बता रहा हूं, कई बार बच्चा ऐसे पजल हो जाता है और वो अपनी गलती मान लेता है कि तूने कुछ गलत कर दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया बेटा? तो ये जो कंपाउंड था इधर, जो बी कंपाउंड था, बोलो बेटा वो कैसा था? वाटर सोल्यूबल, तभी वो इधर फिल्ट्रेट की फॉर्म में आया था। तो बाइनरी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द वाटर। नाउ सेपरेटली आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी विद द बेसिक स्टेप्स। का क्या मतलब है? जो आप पहले सिखा दी, जो आपने पहले काम किया था, जो मिक्सचर आपको दिया, आपने सारे फंक्शनल ग्रुप्स का पता लगाया था। अब ए अलग हो गया, बी अलग। ए और बी को अलग करने के बाद ए के टेस्ट अलग से करो, बी के टेस्ट अलग से करो। फिर पता चल जाएगा जो जो आपने पहले काम किया था, जो ऑब्जर्वेशन आपने कॉपी में लिख रखी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन ए से रिलेट करती है और कौन सी बी से। क्लियर हो गया? और लास्ट में हमें कंपाउंड ए और कंपाउंड बी जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मेल्टिंग पॉइंट। और जो कंपाउंड ए और बी का मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं उससे पता चल जाता है ए कौन था, बी कौन था। फिर आप कहेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट तो निकाल दिया, फिर पता क्या चले वो कंपाउंड कौन है। जो ए और बी जो आपके कंपाउंड निकले, मेल्टिंग पॉइंट आया, तो हम आपको बता दें, आपके लिए उस वक्त ये सारा काम करने के बाद आपके पास होती है आपकी बुक। क्या होती है आपके पास? बुक। बुक के अंदर जब आप देखेंगे ऐसे इस टाइप से एक टेबल मिलेगी। टेबल कैसे मिलेगी आप कहेंगे? बेटा टेबल ऐसी मिलेगी जिसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के लास्ट में, प्रैक्टिकल बुक के लास्ट में, एक तो होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेडिंग होगी ऊपर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक अलग कुछ पेजेस छोड़ने के बाद एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो मींस मान लीजिए आपके निकल गए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए कंपाउंड में मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, बी कंपाउंड के अंदर मान लीजिए फिनोलिक OH आ गया, और दोनों मान लीजिए एरोमेटिक थे, वो भी एरोमेटिक निकला, वो भी एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक निकले। फिर क्या होगा कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि दो टेबल मिलेगी अलग से, एक एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए और एक एलिफेटिक के लिए। तो आप एलिफेटिक वाली को छोड़ दो, उसमें हमें कुछ नहीं देखना। आपने मान लीजिए दोनों का मेल्टिंग पॉइंट देखा, एक का आ गया 120, एक का आ गया कुछ 120 मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड एलिफेटिक वाली लाइन में भी है और एरोमेटिक वाली लाइन में भी है। 120 मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई कंपाउंड भी है, फिनोल वाला कोई कंपाउंड भी है, अल्कोहल वाला कोई कंपाउंड भी है, ईथर वाला कोई कंपाउंड भी है, कोई और वाला भी कोई कंपाउंड है। तो ऐसे 120 वाले तो काफी कंपाउंड हो गए। फिर हम क्या करें? फिर तभी तो ये सारी सब कुछ बेसिक स्टेप हमने दोबारा फॉलो की, और वहीं से तो हमें पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है।
तो जो एरोमेटिक वाली लिस्ट थी उसमें फिर अलग अलग हेडिंग मिलती है, एल्कोहल, एल्कोहल के सारे कंपाउंड, एरोमेटिक वाले एल्कोहल के सारे, उधर एलिफेटिक एल्कोहल वाले सारे, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड सारे एरोमेटिक, इधर दूसरी टेबल में सारे एलिफेटिक, कीटोन सारे एरोमेटिक, कीटोन सारे एंड सो, समझ गए ना बेटा मेरी बात, ऐसे सारे दे रखे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक आया, तो एरोमेटिक वाले टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे जितने कंपाउंड गिवन है लिख रखा होगा मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे लिख रखा होगा, और उसके आगे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो आपका आया मेल्टिंग पॉइंट आप उसके साथ उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। फिर आप जहां पे मैचिंग हो जाती है आपके कंपाउंड की, तो आप कहते हैं कि हाँ ये तो मेलोनिक एसिड ना, ये तो सक्सिनिक, ये तो बेंजोइक एसिड है, ये तो वो कंपाउंड है, पता चल गया। या मान लीजिए OH और CH दोनों थे कंपाउंड के अंदर, नहीं ये तो सैलिसिलिक एसिड, उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट इतना है, ऐसे क्लियर हो गई ना बातें। तो फिर जब वो पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो फिर उसी किताब में वहीं पे उसी टेबल के पास नीचे अलग से लिखा मिलेगा डेरिवेटिव्स, उसके आगे लिखा मिलेगा बेटा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या लिखा मिलेगा, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका लिखा मिलेगा एस बेंजोइल यूरेनाइल क्लोराइड जो होता है, उससे इसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। फिर हमें उसका डेरिवेटिव बनाना है कि उस कंपाउंड को लो, और जो जो स्टेप्स होती हैं इन इन चीज को मिला के डेरिवेटिव आपका बन गया। जो डेरिवेटिव बन गया उसको फिल्टर किया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उस डेरिवेटिव का फिर से मेल्टिंग पॉइंट लिया। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका वही आया जो आना चाहिए था, क्योंकि बेंजोइक एसिड है, उसका जो डेरिवेटिव बनेगा उसके आगे लिख रखा है कि इस बेंजोइक एसिड के ये पॉसिबल डेरिवेटिव बना सकते हो, एनी वन, इनमें से कोई एक। आपने उनमें से कोई एक बनाया, और जो डेरिवेटिव बनाया आगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लिख रखा है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट अब डेरिवेटिव का भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर वो हो गया मैच, इट मीन्स आपका काम बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक आपके फंक्शनल ग्रुप्स का पता लगाया, आपने ठीक उन दोनों कंपाउंडों को निकाला है, एंड सो ऑन। तो ये कहलाती हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, विद बेसिक स्टेप्स। सेपरेशन के बाद उन सारी बेसिक स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, और तभी आप पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड ए कौन है और कंपाउंड बी कौन है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर बेटा देखो, जब आपका वाइवा कुछ होता है ना, कोई भी बात होती है, मुश्किल चीजें बाद में पूछी जाती है, और मुश्किल खैर कुछ होता नहीं, जो हमने पढ़ लिया वो आसान हो गया, जो नहीं पढ़ा उसी को मुश्किल कहा जाता है। देखो जो आपको याद है ना, इस इट मीन आप वो बता पा रहे हो, मैंने आपसे पूछा आपने बता दिया, आप कहोगे बहुत आसान पेपर था। और मान लीजिए जो चीज आप पढ़ के नहीं गए और वे चीज आ गई, आप कहोगे बड़ा मुश्किल पेपर था, बड़ा मुश्किल वाइवा था, बड़ा आसान वाइवा था। यानी आसान और मुश्किल कोई चीज नहीं होती है, यानी इसीलिए डेली जितनी पॉसिबल चीजें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं, टीचर क्या क्या बोल सकता है, वो सारी की सारी बातें हम आपके सामने यहाँ पे बोलेंगे, आपके सामने बोलेंगे, ठीक है ना। जो जो भी हम टीचर के मुंह से कोई शब्द निकलता है, हर चीज आपको सुननी है और ध्यान रखने का प्रयास करना है। तो वही चीज कोई दूसरा टीचर भी आएगा, वो भी इक्की दुक्की चीज घुमा फिरा के इन्हीं में से होंगी बातें, है ना, क्योंकि वो भी कोई केमिस्ट्री का ही टीचर होगा, है ना? तो हम कोशिश करेंगे पूरा सब कुछ, और घर पे जाके जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी कोई बात आ सकती है कि अगर ऐसा पूछ लिया तो आप टीचर से आके पूछ सकते हैं, सर अगर ऐसा पूछ लें तो बोलो हम क्या जवाब दें उसका। तो यानी आपके दिमाग में भी तो क्वेश्चन उठ सकते हैं ना, जैसे मेरे दिमाग में कुछ आ रहे हैं आपके दिमाग में भी कुछ आएंगे, उसी को तो क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। वो आएंगे, अपने टीचर से आप पूछोगे आके सर ऐसा हो तो हम क्या कहें, फिर ऐसा हो तो क्या कहें, फिर उनका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे, बेटा ऐसा हो तो ऐसे कह देना, ये बात हो तो ऐसे कह देना। समझ में आ गई। फिर आपका वाइवा साथ के साथ अपने आप तैयार हो गया, तो कोई स्पेशल नहीं पढ़ना होता आपको वाइवा के लिए कि कल प्रैक्टिकल है वाइवा है आज को कुछ ऐसे कर लूं। पूरे साल जो आप डेली पढ़ोगे वही आपकी तैयारी है, दैट्स ऑल। और फिर आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं होती कि वो आज तो मैं पढ़ा ही नहीं, मैं तो आज पढ़ी नहीं, पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप डेली पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी फुल है, ठीक है, डेली हमारी बातें सुन रहे हो, आपकी तैयारी अपने आप होती जा रही है। खैर, आपने ये काम किया, उसके बाद देखो अभी जो हमने बताया, जो जो काम आपने किया, इतना आप सीख चुके ना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब देखो इधर ध्यान से, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बाइनरी मिक्सचर था, अब ध्यान से देखे, मैंने पूरी स्क्रीन के ऊपर इकट्ठा कर दिया। मान लीजिए बाइनरी मिक्सचर ऐसा दे दिया जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मान लीजिए प्रेजेंट है। वैसे ऐसा करेंगे नहीं कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड को इकट्ठा मिला दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं हर पॉसिबिलिटी को लेके हमें चलना होता है। तो हमने क्या किया, वाटर डाला, डालने के बाद क्या हो गया, एक ऐसा था एरोमेटिक टाइप का जो कि इंसोल्यूबल था, तो वो रेजिड्यू की फॉर्म में आ गया। दूसरा फिल्ट्रेट की फॉर्म में चला गया, फिल्टर मतलब वाटर सोल्यूबल था वो। तो जो वाटर सोल्यूबल था वो कौन होगा, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जब आपने थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे आपको ध्यान है आपके रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कितने आते थे,
देखो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हमने दो टाइप के पढ़े हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब आपको इकट्ठा सिखाते हैं। आप देखना कभी भी जो भी पहले आपको पढ़ाया गया है उसके दौरान हम हमेशा कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाते थे, हम कुछ ऐसे पढ़ाते थे, कोई भी चैप्टर शुरू में सिर्फ आईपैक नेमिंग सभी की, और उसके बाद हम सभी का क्या करते थे, बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक भी कैसे आते थे भाई, सबसे पहले देखते हैं सभी के सोलिबिलिटी के क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं सभी के डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन, फिर देखते हैं सभी के आपके क्या नाम है एसिडिटी के सारे क्वेश्चन के एसिडिक है, और उनके फिर कंपैरिजन देख लेते थे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, या बेसिक कंपाउंड है तो बेसिसिटी के क्वेश्चन करते थे ना, ऐसा ऐसा काम। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन, उसके बाद सभी के बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन, फिर उनमें ट्रेंड देखते थे किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है किसका ज्यादा है, कौन कम सोल्यूबल है कौन ज्यादा सोल्यूबल है। ये सारी की सारी बेसिक बातें आप अपनी बुक भी उठा के देख लेना, चाहे एनसीईआरटी की बुक उठा लेना 11th 12th की, उसमें शुरू में आप देखना ये लिखा मिलेगा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी भी चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है जो मैं आपके सामने बोली। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाते थे ना रिएक्शन, उससे पहले फिर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको बताते थे सारे। रिएक्शन, ये रिएक्शन होती क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके, तो वो कौन सी होती है ना, आपका एडिशन रिएक्शन वो कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है, वो सारी की सारी बातें पहले आपको बताते थे। फिर उस चैप्टर के बारे में बताते थे कि अल्काइल हेलाइड आ गया तो कहते थे अल्काइल हेलाइड आपके कौन सी रिएक्शन दिखाता है, तो आप कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, क्यों दिखाता है, स्ट्रक्चर बना के समझाते थे। वो बेसिक कहलाता था केमिकल प्रॉपर्टीज का। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शन पढ़ना, रिएक्शन में क्या पढ़ते थे, प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड और फिर रिएक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, यानी वो सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके होते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा का जो जो बातें मैंने अभी बोली वो क्या था, कभी आप ये सोचो ये जो बातें अभी हम आपके सामने लिख रहे हैं कुछ नई है, ये ऐसी कुछ भी नई बातें नहीं है, ये सारी की सारी बातें पहले ही आप अपनी किताबों के अंदर पढ़ चुके होते हैं, अंडर द कैटेगरी दैट इज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया बेटा यहां तक? देखो बाइनरी मिक्सचर आपको दिया, मान लीजिए आपने वाटर डाला जैसे मैंने आपको बताया था, और मान लीजिए घुल गया, कुछ घुल गया कुछ नहीं भी घुला, कुछ फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ गया। फिर पता है आपके दिमाग में अब क्या क्वेश्चन उठना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मान लो ऐसा हो जाए तो। मैंने पूछा बेटा कैसे, कि सर हमने वाटर डाला, रेजिड्यू आ गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो आ गया सर, है ना। फिल्ट्रेट, भाई पानी में कुछ डाला है कुछ नहीं घुला तो बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है नीचे, क्या पता वो पानी ही हो, उसमें बी आया ही ना हो। इधर जो आप बता रहे हो सर रेजिड्यू वो ए है, क्या पता वो ए और बी दोनों ही हो, ए प्लस बी, उसका कैसे पता करें। फिर हम कहेंगे बेटा अभी बताया तो था ना, जो फिल्ट्रेट आता है उसको आप हीट करते हैं ऑन दी वाटर बाथ या सीधे बर्नर के ऊपर क्योंकि पानी है, और फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, नो रेजिड्यू, कुछ ही नहीं था, ना लिक्विड बचा ना सॉलिड बचा। तो इसका मतलब वाटर के द्वारा आप उसकी क्या नहीं कर सकते, सेपरेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ इधर कुछ उधर दोनों साइड में बचना चाहिए, तभी वो सुटेबल रिएजेंट कहलाता है फॉर द सेपरेशन। इट मींस जो कंपाउंड ए था वो भी क्या था, वाटर इनसोल्यूबल, कंपाउंड बी भी क्या था, इनसोल्यूबल। यानी देखो जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, यही मैंने आपको बताया वाइवा में टीचर पूछता है और हमें ऐसे ही जवाब देना होता है। तो बस यही जवाब के सर अगर वो मान लीजिए वहां पे हम कैसे पता करेंगे उसका, कि सर करेंगे जरूर, करने के बाद मान लीजिए फिल्ट्रेट को जो हमने वाटर बाथ के ऊपर हीट किया या बर्नर के ऊपर हीट किया, उसके बाद अगर कोई रेजिड्यू नहीं आता तो उसी से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई आपका वो जो सेपरेशन है हम वाटर से नहीं कर सकते हैं। तो बाइनरी मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द वाटर, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया बेटा? अब क्या हुआ कि मान लीजिए बाइनरी मिक्सचर ले लिया, वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद कोई रेजिड्यू बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, इधर सॉलिड नहीं बचा, जो था सब कुछ भूल गया, फिल्ट्रेट में आ गया, हीट किया वाटर बाथ के ऊपर तो क्या हुआ, फिर रेजिड्यू बच गया। तो उसमें कौन था, कंपाउंड ए और बी दोनों हैं इकट्ठे हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, तो बाइनरी मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द वाटर, तो नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, यानी ऐसे अलग से लिख के किताब में नहीं दिया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ क्योंकि मेरे को पता है कि हम कहाँ पे पजल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं जहां पे हो सकता हूँ, जब मैं कभी स्टूडेंट था, मान लीजिए मैं कहाँ पे अटक सकता हूँ,
तो जहां पे मैं अटक सकता हूँ, जो चीजें मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर सकती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी आपके सामने। आप भी किसी और चीज में अटक सकते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है ना, वो तो आप ही कहोगे, कुछ पता चलेगा। अब उसके बाद मान लीजिए बाइनरी मिक्सचर ऐसा दे दिया जिसमें बोलो कौन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो क्या करें, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इथर लेंगे, वो नॉन पोलर होता है। बोलो कौन होता है, फिर क्या करें, डाला हमने इथर को। वैसे हम बता दें इथर का बॉइलिंग पॉइंट है ना बहुत ही कम होता है। ऐसा होता है इथर, क्योंकि उसके ऊपर मैंने भी अपना पीएचडी कवर कर रखा है, मैं भी सेपरेशन करता था। तो थोड़ी धूप निकली, जैसे गर्मियों के दिनों में हम काम करते, थोड़ी धूप निकली, डाला, रखा, उड़ गया इथर, और कंपाउंड एकदम आ जाता है। जो हम कहते हैं ना वाटर बाथ पे करना है, कुछ और करना है, ये इन्फ्लामेबल होता है इथर। इसको भूल के भी बर्नर के ऊपर हीट नहीं करना। और ये ऐसा होता है, मैंने बताया, थोड़ा धूप में रख दो तो अपने आप उड़ जाएगा। जो भी कंपाउंड, कोई ऐसा कंपाउंड है जो ईथर में घुल गया, जो ईथर में घुल गया, ठीक है ना, तो क्या होगा बोलो, वो थोड़ा धूप में रखो उड़ जाएगा। या अगर जल्दी उड़ाना हो, रखना पड़े, तो आप किसके ऊपर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर बाथ के ऊपर। आप बर्नर के ऊपर हीट नहीं करेंगे। ये इन्फ्लामेबल होता है, आग लग सकती है, लग क्या सकती है, लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखना बेटा, कोई भी काम बिना टीचर से पूछे नहीं करना है। कुछ भी करने शुरू हो पहले पूछ लो, पूछने में कुछ नहीं बिगड़ता है ना। टीचर ये कह देगा, मान लो मैं ये कह दूं, बेटा तेरे को ये भी नहीं पता, तू ये पूछ रहा है, कहने दो टीचर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर ही तो है ना। टीचर नहीं तो क्या है, तेरे को ये नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको फिर भी पूछना है। समझ में आ गई बात, आपको पूछ के ही करना है, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या किया आपने, इथर डाला, कुछ रेजिड्यू बच गया, कंपाउंड ए है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो नहीं घुला वो बोलो कहां पे जाएगा, उधर दूसरी साइड में चला जाएगा, फिल्ट्रेट है। तो हीट ऑन बोलो कहां पे, वाटर बाथ। रेजिड्यू यहां पे बचेगा, वो कौन होगा, कंपाउंड बी। कैसा होगा, कंपाउंड बी। तो इधर हमने देखो आपको क्या बताया, ये कंपाउंड ए आ गया, कंपाउंड बी आ गया, रेजिड्यू कंपाउंड ए है, वो कार्बोहाइड्रेट है। इथर नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर चीजें ही खुलेंगी। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जब आप देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप तो होता ही है, उसको पोलरिटी प्रोवाइड कर देता है, तो जिसकी वजह से वो नहीं घुलेंगे इथर के अंदर, अलग आ गए। तो वाश विद इथर क्यों लिखा, बोलो क्यों लिखा। हो सकता है कोई ऐसा कंपाउंड जो इथर में घुलना चाहिए था थोड़ा, वो तभी चिपका रह गया हो, तो इसलिए वॉश विद का मतलब ये होता है वो भी निकल जाएगा। और जो निकल जाए वॉश विद के बाद, उसको फेंकना नहीं है, उसको किस में मिला दो, इधर फिल्ट्रेट के अंदर, तो उधर आ जाएगा। वाटर बाथ के ऊपर हीट कर ही रहे हैं, तो उधर कंपाउंड भी आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड ए अलग हो गया और कंपाउंड बी अलग हो जाता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा, सर अगर ऐसा कर दे तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट दे दे, है ना, दोनों ही दे दिए कार्बोहाइड्रेट, तो उधर तो कुछ जाएगा ही नहीं, सारा का सारा सब कुछ इधर ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक हो गया। नहीं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितनी बना लो, कुछ भी कर लो, यानी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो नाउ सेपरेटली आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी विद द बेसिक स्टेप्स, उसके बाद उनको हम पता लगा लेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया, द रिएजेंट विच आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड बाइनरी मिक्सचर, या लिक्विड लिक्विड बाइनरी मिक्सचर, या सॉलिड लिक्विड बाइनरी मिक्सचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने में भले ही मैंने लिख दिया हो, यही होंगे आपके रिएजेंट, चाहे सॉलिड सॉलिड हो, सॉलिड लिक्विड हो, या लिक्विड लिक्विड हो, कॉमन चीजें चलनी होती। क्लियर हो गया, फर्क सिर्फ इतना होगा। देखो सुनो ध्यान से, क्या होगा, हम ये कहते हैं कि ये डाला, वो एक सॉलिड अलग हो गया, की बजाय लेयर बन जाएंगी। देखो हम ये कहते हैं ना, ये नीचे पीपीटी बन गए, पीपीटी की जगह लेयर बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ लेयर बन जाएगी अलग से, या तो पीपीटी बनेगी या लेयर बनेगी, सेपरेट लेयर। सेपरेट लेयर बनेगी तो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग, एक लेयर अलग दूसरी अलग। ऑयली लेयर आ गई, वो हमारा कंपाउंड मान लो ए या बी जो भी है, और ऊपर से वो चीज दूसरा सॉल्वेंट अलग कर दिया। तो वही चीजें जो अभी मैंने बोली लेयर बन जाएंगी, उसकी क्या सेंस होती है, वही अभी हम आपको आगे अब सिखाने वाले हैं। तो कहने का अभिप्राय, ये तो हमने पहले ही बता दिया था कौन कौन से रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, पीछे आया था ना एक बार, पहले भी मैंने ये आपको बताया था। बोलो क्या, नंबर 1 वाटर, दूसरा 5 to 10% सोडियम बाइकार्बोनेट, अगला बोलो क्या, बिल्कुल ठीक है, 5 to 10% NH, अगला क्या था, 1:1, ऐसा कुछ लिखा। हाँ, तो 1:1 बोलो क्या, HCl आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे क्या होता है कि बार बार जब हम पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाती है, एक बार, दो बार, 10 बार पढ़ते हैं, है ना। और मैंने बताया ऑर्गेनिक में जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो तो हैं ही इसी टाइप के, यही, तो एक बार रिपीट करोगे, फिर दूसरा प्रैक्टिकल कोई अलग थोड़ी ना है, ये सेम स्कीम, फिर वही करोगे। 3 बार किया, 4 बार किया, ऐसे आप 5-6 प्रैक्टिकल तो लिखोगे, तो मतलब 5-6 ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल लिए तो 5-6 बार रिपीटेशन हो गया ना उसका।
तो 5-6 बार रिपीटेशन हो गया तो हो गई चीजें याद अपने आप, है ना? क्या इसमें हो सकता है कि जो चीजें मैंने आपके सामने बोली कि आपको ये लगता हो कि सर मैं चाहे कुछ भी कर लूं मेरे को याद नहीं होने वाली, ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी। ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें जो आप सभी को मेरे ख्याल में याद बार बार पढ़ने से हो ही जाएंगी। और लास्ट में बोलो क्या था, इथर, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है ना। अब बड़े ध्यान से देखना, बाइनरी मिक्सचर दिया, बाइनरी मिक्सचर जो दिया, अभी देखो जो बातें हम यहाँ पे आपके सामने जो लिखी है, देखो नॉन एक्वस और ऑयली लेयर, इनकी सेंस एक है यहाँ पे, सेंस बता रहे हैं हम आपको किसकी क्या रहे, नॉन एक्वस और ऑयली लेयर। ऐसा क्यों लिखा बोलो, देखो एक्वस मीन्स पोलर मीडियम, पोलर मीन्स वाटर, वाटर भी तो पोलर है ना, वाटर पोलर है, एक्वस है, तो मीन्स पोलर को एक्वस के साथ जोड़ दिया, पोलर को किससे जोड़ दिया, एक्वस के साथ, नॉन पोलर को नॉन एक्वस, देखो वाटर एक्वस, वाटर एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर से रिलेटेड, नॉन एक्वस मीन्स जो वाटर नहीं है, तो दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, कोई भी फिर आप कहेंगे सर जो कोई दूसरा है जो वाटर नहीं है क्या पोलर नहीं हो सकता है, एसीटोन ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी पोलर होते हैं। तो मीन्स मैं धीरे धीरे आपकी नॉलेज को आगे कर रहा था, पहले वाटर को लिया मतलब एक्वस नॉन एक्वस, फिर एक्वस नॉन एक्वस में गए तो वहां पे फर्दर कर लिया कि पोलर और नॉन पोलर दो बातें आ जाती है। तो हमने क्या किया, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, आप तो जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, कल भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के दौरान, आपको ध्यान में मैंने एक बात बताई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर, या फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कौन होता है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि खुद स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो वीक बेस होता है ना, वीक, ये बेसिक सोल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो NaOH और प्लस H2CO3, वो वीक एसिड है ना, और एक प्योर NaOH ले लें, उसमें तो हमने कोई दूसरी वीक चीज डाली नहीं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्योर NaOH, तो मतलब NaOH का जो बेसिक इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द NaHCO3, तो ये वीकर सब्सटेंस हमने डाला और कार्बोक्सिलिक एसिड में डाला जो खुद स्ट्रॉन्ग है, डालते ही साथ ब्रिस्क एफरवेसेंसीज आई, दिख रही होंगी ना, तो ब्रिस्क एफरवेसेंसीज आई, तो इट मींस वो कौन होगा बोलो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने ऐसा किया, बोलो किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने सेपरेटिंग एजेंट बोलो यहाँ पे कौन लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम ले लें 5 to 10% हमने लिया, कौन सी गैस निकल जाएगी, निकल गई CO2 गैस, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। फिर होगा क्या, देखो इधर एक चीज हमने साथ में टेस्ट ट्यूब से दिखाई है कि यहाँ पे दो चीजों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन करते हुए दिखाया बोलो, ये क्यों दिखाया मैंने बताओ, इसलिए दिखाया, हो सकता है कंपाउंड हम ऐसा दे दें सॉलिड सॉलिड, कंपाउंड हम ऐसा भी तो दे सकते हैं सॉलिड लिक्विड, कंपाउंड ऐसा भी तो दे सकते हैं लिक्विड लिक्विड, अगर हम सॉलिड सॉलिड की बजाय सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड दे दें तो क्या दिखेगा आपको, तो फिर कुछ जो दिखने वाला है ये दो टेस्ट ट्यूब आपको दिखा दी और इनकी सेंस क्या आप समझेंगे, देखो क्या, या तो हमें कोई रेजिड्यू दिखाई देगा, रेजिड्यू का क्या मतलब होता है, देखो कोई सेपरेटिंग एजेंट हम डालते हैं, देखो मैंने दो वर्ड यूज किए थे ना बेटा रिएजेंट के, वन इज कॉल्ड सेपरेटिंग एजेंट, जो सबसे पहले यूज होता है उसको क्या बोलेंगे, पहले आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट शुरू में यूज नहीं करते, पहले वाले को क्या बोलेंगे, सेपरेटिंग एजेंट। सेपरेटिंग एजेंट का पर्पस क्या है भाई, बाइनरी मिक्सचर में जो दो कंपाउंड है वट एवर में बी द नेचर ऑफ दीज टू कंपाउंड, के दोनों सॉलिड सॉलिड हैं या एक सॉलिड एक लिक्विड है या दोनों लिक्विड लिक्विड हैं, उस बात को साइड में रखते हुए चाहे वो कोई भी हो, जो पहला रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो कौन है, सेपरेटिंग एजेंट। हमने ये सेपरेटिंग एजेंट डाला, आपके सामने नाम हमने लिख दिया, बोलो क्या नाम लिखा, सोडियम बाई कार्बोनेट 5 to 10% ये हमने डाला, डालते ही साथ दो में से काम होगा, क्या काम होगा बोलो, या तो पीपीटी बनेंगे, देखो नीचे आपको ये लिखा हुआ दिखाई दिया, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रेसिड्यू, या बोलो क्या, ये ऑयली लेयर या अलग लेयर सेपरेट होएगी, दो में से काम जरूर होगा, सॉलिड है तो पीपीटी बन जाएंगे, सॉलिड नहीं है तो एक लेयर बन जाएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये कहेंगे सर आपने ऊपर क्यों दिखाई ये नॉन एक्वस लेयर, देखो जो आपने पानी डाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो डाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो डाला है वो किस में घोला, पानी में घोला ना, पानी में घुल गया, पानी में, जब पानी में हमने डाला घोला तो पानी मीन्स एक्वस लेयर, तो जो दूसरी लेयर बनी वो कैसी, नॉन एक्वस लेयर,
नॉन एक्वस मीन्स ऑयली लेयर, पानी में तो तेल नहीं घुलता, इसलिए उसको ऑयली लेयर भी बोल दिया। क्लियर हो गई बातें? तो हमने क्या किया कि जब भी आप ये सेपरेटिंग एजेंट डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, डिपेंडिंग अपॉन के जो मिक्सचर के अंदर कंपाउंड है वो सॉलिड है लिक्विड है, उसके बेसिस के ऊपर या तो पीपीटी बनेंगे। सेपरेटिंग एजेंट का मतलब जब हम डालेंगे, जब अलग अलग होंगे, या तो रेजिड्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेजिड्यू। रेजिड्यू बन जाएगा, रेजिड्यू बन गया। या और दूसरा जो रेजिड्यू का मतलब सॉलिड बन गया, और हमने फिल्टर कर लिया तो दूसरी साइड में क्या आ गया आपका? फिल्ट्रेट आ गया। क्या आ गया बोलो? फिल्ट्रेट आ जाएगा। तो जो फिल्ट्रेट आ गया वो किस फॉर्म में और कैसे आया, देखो। देखो, या तो देखो मैं फिर बता रहा हूं, या तो रेजिड्यू आएगा मतलब पीपीटी बनेंगे, पीपीटी बनेंगे तो सॉलिड कंपाउंड था, पीपीटी नहीं बने तो ये नॉन एक्वस लेयर बन जाएगी। दो में से एक काम जरूर होगा। क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब अगर पीपीटी बने, पीपीटी बने तो हम उनको छानेंगे, फिल्टर करेंगे। तो छानने के बाद नीचे कौन बच गया? रेजिड्यू। और जो लिक्विड रह गया उसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। यहां पे अगर वो सॉलिड नहीं था और नॉन एक्वस लेयर बनी, तो एक तो बन गई, बोलो कैसी? नॉन एक्वस लेयर। नॉन एक्वस लेयर और पीपीटी एक ही बात है। नॉन एक्वस लेयर और रेजिड्यू एक जैसी बात है। एक जैसी कैसी है? गिवन कंपाउंड मिक्सचर के अंदर गिवन कंपाउंड सॉलिड है तो पीपीटी बनेंगे, अगर वो लिक्विड है तो नॉन एक्वस लेयर बनेगी। क्लियर हो गया? और फिर उसके बाद अगर नॉन एक्वस लेयर बनेगी तो दो लेयर ऐसी बनती हुई दिखाई देंगी जैसे आपको दिख रही है। ये नॉन एक्वस लेयर भारी है, भारी है तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और डेंसिटी कम है तो ऊपर तैरेगी, जैसे अब तैरती हुई हमने दिखा रखी है। अब नीचे वाली लेयर बोलो यहाँ पे बेटा कौन सी होगी? एक्वस लेयर, जिसको यहाँ पे आप फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। जो फिल्ट्रेट बोल रहे हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए आपके पास है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। उसी के साथ तो ब्रिस्क एफर्वेंसेस निकलेंगी ना बेटा, ये तो नहीं निकलती। तो फिर क्या हुआ कि आपके बोलो बनेगा कौन? एक्वस लेयर में कौन आ जाएगा? RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्योंकि जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, ये सोल्ट बना, और ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो बोलो बेटा ये किस में रहेगा? एक्वस लेयर में। बोलो किस में रहेगा? ये एक्वस लेयर के अंदर रह जाएगा। आपसे भाई हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं पे क्रॉसिंग होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि बताओ सॉलिड होता तो क्या होता, लिक्विड होता तो क्या होता। अगर सॉलिड है तो आप डायग्राम बना के, टेस्ट ट्यूब बना के दिखाओ, पीपीटी बनाओ, फिर बताओ ये क्या है। और मान लीजिए लिक्विड होता तो फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब बनाओ, समझाओ हमें कि वहां पे वो कंपाउंड किधर है। तो वो दोनों इसलिए कंपैरिजन में बना रखी है आपके सामने, एक तो इधर जो एफरवेसेंसेस निकले वो, और फिर ये रेजिड्यू जो देखो जो नीचे बच गए वो, और साइड में इधर दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या बन जाए? एक नॉन एक्वस मींस ऑयली लेयर आपको दिख जाए। दो में से एक काम आपको 100% दिखाई देगा। ठीक हो गया? ठीक है बेटा। उसके बाद अब आगे देखो, ये हमने कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तो अब आगे चलते, देखो आपने बाइनरी मिक्सचर लिया, और बाइनरी मिक्सचर लेने के बाद क्या हुआ बेटा? बाइनरी मिक्सचर लिया और हमने सेपरेटिंग एजेंट बोलो कौन डाला? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसी लेयर बनाएगा? एक्वस लेयर। पानी में घोल रहे हैं, एक्वस लेयर बनाएगा। मान लीजिए पूरा मिक्सचर क्या हो गया? डिजोल्व हो गया, तो मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय वाटर। वाटर के द्वारा फिर हम उसको सेपरेट करें, क्योंकि यहां पे तो क्या हो गया? पूरा घुल गया। अब बड़े ध्यान से देखना, देखो आपने ये किया, टेस्ट ट्यूब ली, या तो डालने के बाद देखो क्या होगा। आप देखो फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सेकंड कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। मान लीजिए ऐसा होता तो क्या होता? यानी दो में से एक काम यहाँ पे हो सकते हैं, कि अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, डालते ही साथ जो सेपरेटिंग एजेंट हम यहाँ पे बना रहे थे, अगर पूरा ही घुल जाता, कुछ बचता ही नहीं, तो इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरा ही घुल गया ना, अलग तो कर ही नहीं पा रहे। तो फिर हम कैसे करें? फिर उसको सेपरेट विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से करें सिंपली। फिर क्या करेंगे? पहला कंपाउंड जो वाटर में इंसोल्यूबल होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा कंपाउंड क्या होगा? वाटर में सोल्यूबल होगा। तो हमें ऐसे करना पड़ता है। इसके बाद भी एक कंपैरेटिव स्कीम मैं आपको बताऊंगा, ये तो एक एक करके आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा हो गया जैसे अभी मैंने बोला था, सेपरेटिंग एजेंट हमने डाला और रेजिड्यू बन गया। रेजिड्यू को हम कौन सी लेयर बोल रहे थे? नॉन एक्वस और द ऑयली लेयर, जैसे पीछे हमने डायग्राम बना के आपको समझाया था। तो फिर उसके बाद देखो,
अब ध्यान से बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमने डाला तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन दिखाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दिखाता है। तो दिखाई रिएक्शन, तो वो रिएक्शन के साथ चला गया, तो बच कौन गया? जो रेजिड्यू अगर इधर आएगा तो वो कौन बचेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के बचे हुए कंपाउंड दिखेंगे। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लिखा कि अगर वो रेजिड्यू है तो रेजिड्यू में बोलो कौन है? या तो फिनोल होगा, या बेस होगा, या न्यूट्रल कंपाउंड होगा। चार नाम लिखे थे ना हमने जो कंपाउंड आपको दी, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, बेस, न्यूट्रल। तो एक के साथ रिएक्शन की तो एक तो किधर चला गया? फिल्ट्रेट में। सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और डालते ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें चले गए। अगर दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड होते तो क्या होते? दोनों ही उधर चले जाते। फिर हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि फिर हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर वाटर की हेल्प से हम कर रहे थे। लेकिन अगर हमने ये सेपरेटिंग एजेंट डाला और डालते ही साथ आपके पास फिल्ट्रेट बच गया। क्या बच गया? फिल्ट्रेट। और इधर रेजिड्यू भी बच गया। तो फिर जो आपके पास फिल्ट्रेट तो बच गया बेटा। अब तो वो क्या, हमें क्या पता जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉलिड था, लिक्विड था, कैसा था? अब क्या करें बोलो? अब जो आपके पास इधर फिल्ट्रेट आया, क्या करें उसका? बताओ बेटा क्या करें? अब उसको प्रेसिपिटेशन करनी है उसकी। तो पहले वाला एजेंट क्या कहलाया था? सेपरेटिंग एजेंट। अब जो फिल्ट्रेट आया, उस फिल्ट्रेट के अंदर से हमें निकालना भी तो है। कैसे निकालें? एक्वस लेयर है ये, तो क्या डालें बोलो इसमें? ये आरसीओ नेगेटिव एन पॉजिटिव बन गया था, क्या डालें? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन होगा? कंसंट्रेटेड HCl। तो जब ये डाला तो डालते ही साथ देखो क्या बन गई, दिख रहे हैं? पीपीटी बन गए। देखो वो डाले और एकदम देखो वो बन गए हो ऐसे। तो पीपीटी क्या होंगे? बन जाएंगे। या अब दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया था? अब आपको क्या पता बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने दिया है, क्या पता मैंने आपको एसिटिक एसिड दे दिया हो। एसिटिक एसिड सॉलिड होता है कि लिक्विड? लिक्विड होता है। फॉर्मिक एसिड कैसा होता है? फॉर्मेलिन जिसे बोलते हैं, जिससे सॉरी जो बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो। तो फॉर्मिक एसिड कैसा होता है? जो आंट चींटियों के वहां से कहते हैं ना अंधा हो जाता है। फॉर्मिक एसिड बोलोगे लिक्विड होता है। देखो फॉर्म HCOH लिक्विड होता है, एसिटिक एसिड लिक्विड होता है, होते हैं ना लिक्विड। मान लो कोई लिक्विड एसिड दे दिया तो ही तो ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं बेटा नीचे। देखो आपके पास देखो ये फिल्ट्रेट है ना बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे देखो आपको, ये यहाँ पे मैंने लिखा है ये दिख रहा है। और देखो जो यहाँ पे देखो ये रहा, दिख रहा है ना ये वाला फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है इसमें आपने क्या डाला? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, बोलो क्या? HCl। डालते ही साथ ये अगली दो टेस्ट ट्यूब दिख रही है बेटा, दोनों में से एक काम होगा। बोलो क्या काम होगा दोनों में से एक? या तो पीपीटी बन जाएंगे। पीपीटी बन गए तो गिवन एसिड कैसा था? सॉलिड था। या जब आप ये कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो पीपीटी नहीं बनेंगे, क्या हो जाएंगे? ऐसे लेयर बन जाएगी, देखो ऐसे नॉन एक्वस लेयर। बोलो कैसी? अलग कर लेंगे दो लेयर को। इसका मतलब गिवन जो कंपाउंड था वो कैसा था? लिक्विड था। क्लियर होगी ना बात? तो मैंने जो आपको बताया था इससे फर्क नहीं पड़ता, जो स्कीम हम चल रहे हैं कि जो गिवन है कंपाउंड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है, या लिक्विड लिक्विड है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट के अंदर जो आपका कंपाउंड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रेजेंट है, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी। अगर सॉलिड है तो जब आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यहाँ पे कंसंट्रेटेड जो HCl है जब वो डालेंगे, तो डालते ही साथ या तो पीपीटी बनेंगे या लेयर बन जाएगी, नॉन एक्वस लेयर बन जाएगी। तो दोनों तरीके से हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। अब देखो या तो रेजिड्यू बनेगा, देखो मैंने आगे लिख दिया, तो सॉलिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। या लिक्विड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ऑयली लेयर में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCH, मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय, बोलो क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। एक सेकेंड बेटा। अगर कोई रेजिड्यू ना बचे, अगर कोई रेजिड्यू ना बचे, मान लो बचा ही नहीं रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू आया नहीं, ये डालने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं आया, तो ओनली एक्वस लेयर बच जाएगी। क्या बच जाएगी? एक्वस लेयर। मान लीजिए कोई आया नहीं यहां पे, तो इसका मतलब क्या है? कोई रेजिड्यू नहीं आया, कोई नॉन एक्वस लेयर नहीं बनी। देखो जब भी आपने डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, डालते ही साथ जो सेपरेटिंग एजेंट था पीपीटी बन गए, रेजिड्यू आ गया। रेजिड्यू जो आया और उसके बाद क्या हुआ?
CO2 गैस निकल गई, इधर फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट के अंदर कंसंट्रेटेड HCl डाला, कंसंट्रेटेड HCl डालने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं बचा, कोई नॉन एक्वस लेयर नहीं आई, बट इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बोलो, मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय, मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय बोलो क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तब कर सकते हैं जब रेजिड्यू बने। अगर नो रेजिड्यू, अगर रेजिड्यू नहीं आया तो क्या करेंगे बोलो, फिर क्या करेंगे बेटा, रेजिड्यू तो आया नहीं, तो वाटर सोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोलो कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, वो अलग हो ही नहीं पाया, अलग नहीं हो पाया ना, तो मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय वाटर, तो वाटर से सेपरेट करें उसको। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, उसको तो हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, क्योंकि आपने क्या कर लिया बेटा, पहले टेस्ट कर लिए, कर लिए ना टेस्ट। देखो आपके पास पूरा मिक्सचर मिला था, उसमें आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो आना चाहिए ना कार्बोक्सिलिक, रेजिड्यू में आए या इधर आए, तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो है तो उसके बारे में जानकारी तो लेनी होगी ना, वो किस फॉर्म का है, तो या तो ये रेजिड्यू की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया रेजिड्यू की फॉर्म में तो इट मींस हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो फिर लिखा है मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय वाटर, सारी बातें यहाँ पे लिख दी। फिर आपके दिमाग में आ सकता है ना सर, मान लीजिए, जो आपके दिमाग में, सर मान लीजिए रेजिड्यू नहीं आया, तो हो सकता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड ना ही हो, है ना। अगर देखो ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो हमने बेसिक स्टेप फॉलो की हैं, जब फॉलो की हैं तभी हमें वहां से पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है हमारे टेस्टों में, तो हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं ना, वो तो पहले क्लियर हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, नहीं है तो इट मींस नहीं है, वो बेसिक टेस्ट हम पहले कर चुके होते हैं। सेपरेशन जो मेथड है ये हम बाद में अप्लाई कर रहे हैं, पहले बोलो हमने बाइनरी मिक्सचर लेके सबसे पहले क्या किया था, टेस्ट, कि उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप ए या बी किसी ना किसी कंपाउंड में जरूर होंगे, जो वहां पे फंक्शनल ग्रुप आए ही नहीं, अब वो थोड़ी ना वो यहाँ पे अब आके प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ पे तो हम सिर्फ सेपरेट कर रहे हैं उन कंपाउंडों को, क्लियर हो गई बातें, तो इट मीन वो हम पहले पता कर चुके होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। अब उसके बाद देखो आगे, अब अगला पॉइंट आ गया कि हमारे पास रेजिड्यू तो आ गया, हमारे पास एक कंपाउंड निकल गया, बोलो एक कंपाउंड कौन निकला, फिल्ट्रेट में गया और वो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड था तो इधर हम उसको सेपरेट कर चुके होंगे, अब एक कंपाउंड और निकालना है। अब हमें क्या पता वो फिनोल है या कोई बेस है या कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, तो अगली स्टेप चली। अब जो फिनोल है या बेस है या न्यूट्रल है, आप ये बताओ फिनोल, देखो आप एक चीज देखो आपके दिमाग में आप स्ट्राइक कर लीजिए, सर ऊपर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जब डाला, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ने सिर्फ किससे रिएक्शन की थी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों की थी, क्योंकि सर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब जो रिएक्शन कर सकता है फिनोल से, वो बोलो कौन, कौन था वो, NaOH, वो कौन था। इसलिए अगली सेकंड स्टेप में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद जो सेपरेटिंग एजेंट लिया है, वो बोलो कौन लिया है, ताकि वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करे बोलो, सिर्फ फिनोल के साथ, नॉट विथ बेस, नॉट विथ, समझ में आ गई बात, कि सेकंड स्टेप में हमने क्यों NaOH डाला। तो अब सेकंड स्टेप में हमने NaOH डाल दिया, और ये कोई और नहीं, जब ये पानी में ही तो घोलेंगे तो एक्वस लेयर बनेगी इसकी, और ये एक सेपरेटिंग एजेंट होगा, बोलो कौन होगा अब, सेपरेटिंग एजेंट, उन तीनों को अलग करने के लिए। अब जब डाला तो क्या बनेगा बेटा, या तो रेसिड्यू बनेगा, या बनेगा या नहीं बनेगा, एक काम होगा, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। अब फिर आपके दिमाग में मैं फिर बता रहा हूं, उस चीज को माइंड में हमेशा रखना, हम पहले पता कर चुके हैं कि कोई अमीन है भी के नहीं है, कोई न्यूट्रल कंपाउंड कोई है भी या नहीं है, हम सिर्फ सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें सेपरेट करना है। क्लियर होगी ना बातें, तो वो हमें पहले से पता बेटा। तो हमने ये डाला रेजिड्यू, या तो बनेगा, बनेगा तभी अगर हमारा कोई बेस है तो, बनेगा तभी अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो रेजिड्यू बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। प्लस अब जो रिएक्ट कर गया NaOH के साथ, वो बोलो कौन, बोलो कौन, फिनोल। तो जो यहाँ पे बता दिया ना बेटा, जो रेजिड्यू है उसमें बोलो कौन है, ये नॉन एक्वस लेयर होगी, ऑयली लेयर होगी, इसके अंदर क्या होगा, बेस और न्यूट्रल। फिर आप ये कहेंगे सर एक मिनट, मैंने कहा हाँ, बोलो बेटा। आप ये कहेंगे सर एक चीज बताओ, जो आप ये बातें लिख रहे हो ना, रेजिड्यू तो बात आ गई समझ में, आ गई समझ में, है ना, आ गई। ये क्या लिख दिया सर नीचे, नॉन एक्वस ऑयली लेयर, ये क्या लिख दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा गिवन कंपाउंड आपका लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना वो सॉलिड हो,
तो क्या होगा कि जैसे ही आप NaOH डालेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही आप NaOH डालेंगे तो डालते ही साथ जो वो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, बोलो बताओ बेटा क्या होगा। डालते ही साथ उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो पीपीटी बन जाएंगे, रेसिड्यू बन जाएगा, या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी। एक लेयर तो ये बन गई बेटा, लेयर बन गई ना, वन लेयर है ना, एक लेयर नीचे है एक ऊपर है, दो लेयर बने। दो में से काम जरूर होगा। जैसे ही NaOH डाला, दो में से काम हुआ, या तो रेजिड्यू बना, फिल्टर कर लिया, वो अलग वो अलग, या दो लेयर बनी, दो लेयर बनी तो भी अलग कर ली, एक एक्वस लेयर और दूसरी नॉन एक्वस। तो जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे नॉन एक्वस लेयर मतलब ऑयली लेयर, मतलब उसके अंदर बचा हुआ कौन होगा, बेस या न्यूट्रल होगा। तो या तो वो नॉन एक्वस लेयर की फॉर्म में आ जाएगा अगर वो लिक्विड है तो, है ना, अगर सॉलिड है तो रेजिड्यू की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर होगी ना बातें। ऐसे ही ये ऊपर से नीचे तक है। मैंने इसलिए बताया था पूरी स्कीम कॉमन है हर चीज के लिए। ऊपर भी जैसे हमने डाला था बेटा, मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही साथ या तो पीपीटी या तो रेजिड्यू बनेगा या नहीं बनेगा, या तो रेजिड्यू बनेगा जैसे यहां दिखाया, या लेयर बनेगी दो, एक्वस नॉन एक्वस। तो ऊपर जो ऊपर भी बेटा यही था बेटा, देखो रेजिड्यू या ऐसी दो लेयर, दो लेयर को अलग कर लेंगे, रेजिड्यू बना तो फिल्टर कर लेंगे, दो लेयर बनी तो दो लेयर को अलग कर लेंगे। तो इधर नॉन एक्वस लेयर आ जाएगी, रेजिड्यू का मतलब नॉन एक्वस लेयर अगर लिक्विड है तो, और जो एक्वस लेयर बच गई वो इधर फिल्ट्रेट था, फिर उसमें डाला था ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। ऐसे ही जो मान लीजिए जो रेजिड्यू था, जो नॉन एक्वस लेयर थी, मान लीजिए वो लिक्विड लेयर ही थी, नॉन एक्वस लेयर थी, उसमें क्या डाला, NaOH। NaOH डालने के बाद क्या होगा दोबारा से, क्योंकि ये तो एक्वस लेयर आ गई ना बेटा, दोबारा NaOH मींस एक्वस, नॉन एक्वस में एक्वस डाल रहे हो, तो फिर दोबारा कितनी लेयर बनेगी, फिर दो। और उस नॉन एक्वस के अंदर अगर फिनोल है तो उस नॉन एक्वस लेयर में जो फिनोल पड़ा है, जैसे ही एक्वस लेयर डालेंगे NaOH की डालेंगे, फिनोल भागा जाएगा उधर, चलो मैं तो चला एक्वस लेयर में, ऐसे भाग जाएगा। देखो ऐसे, मैं फिर क्या बता रहा हूं, जो ये रेजिड्यू मतलब नॉन एक्वस लेयर होती, और इस नॉन एक्वस लेयर के अंदर यहाँ पे नॉन एक्वस लेयर में अगर फिनोल होगा, तो जैसे ही हम ऊपर से NaOH डालेंगे, दोबारा से दो लेयर बनेगी, ऐसे दो लेयर बनेगी। और ये ऊपर वाली मान लीजिए बेटा नॉन एक्वस लेयर वही थी, देखो ये वाली थी, फिनोल बेस और न्यूट्रल वाली, देखो ये थी ना ये। और जैसे ही हमने, देखो मैं फिर दिखा रहा हूं, यहाँ पे हमने ये अलग कर दी लेयर, ये नॉन एक्वस लेयर है बेटा, मान लीजिए बेटा कैंसी लेयर थी ये, नॉन एक्वस लेयर थी, देखो ये वाली जो रेजिड्यू कह रहे हैं नॉन एक्वस लेयर। जैसे ही हमने ऊपर इसमें क्या डाला बेटा, ये देखो ये NaOH, जैसे ये डाला, डालते ही साथ एकदम से ये दो लेयर बनी, हमने शेक किया, शेक करते ही साथ इस नॉन एक्वस लेयर में जो आपका फिनोल था, बोलो कौन था, वो एकदम से जो ऊपर से हमने ये जो नीचे वाली बेटा कौन सी लेयर है, एक्वस, और ऊपर वाली दोबारा से बेटा कैसी बन गई, नॉन एक्वस, देखो जो हमने लिखा है। तो जो फिनोल था ना बेटा, फिनोल फिनोल तो एकदम भाग के कौन सी लेयर में आ गया, एक्वस में, यहां से निकल के इसमें आ जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ऊपर नॉन एक्वस लेयर में कौन बच जाएगा, सिर्फ बेस और न्यूट्रल। कौन बच जाएगा, बेस और, आगे बेटा बात समझ में। तो यानी ऐसे चलना होता है, दोनों चीजें कोरस्पॉन्डिंगली माइंड में रखनी है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, वेदर द गिवन कंपाउंड प्रेजेंट इन द बाइनरी मिक्सचर आर सॉलिड और द लिक्विड और सॉलिड लिक्विड कैसे है, उसके आधार के ऊपर ये इकट्ठा कंपैरिजन की फॉर्म में टेबल बनाई गई है, क्योंकि अलग अलग बनाने से पजलिंग हो जाती है। ठीक हो गया ना, इसलिए सारी बातें साथ के साथ लिखी है। आपको टीचर कहते बेटा रेजिड्यू को आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, एक्वस लेयर से या नॉन एक्वस से, रेजिड्यू को बताओ। रेजिड्यू को हमेशा ही या तो पीपीटी बनेंगे आप कहोगे सर, या नॉन एक्वस लेयर बनेगी। फिर नीचे आए NaOH डाला, फिर टीचर ने कहा बेटा ये बताओ, ऊपर नॉन एक्वस एक लेयर थी नॉन एक्वस, आपने NaOH डाल दिया तो क्या हुआ, आप कहेंगे सर जो नॉन एक्वस लेयर है ना जिसमें फिनोल बेस और न्यूट्रल है, फिनोल बेस और क्या है बेटा, न्यूट्रल कंपाउंड। जैसे ही आपने NaOH डाला, एक्वस लेयर डाली, एक्वस लेयर डालते ही साथ फिर दो लेयर बन गई, शेक किया, तो उस एक्वस लेयर जिसमें NaOH है उसके साथ रिएक्ट फिनोल कर सकता है, तो फिनोल की ट्रांसफरेंस हो गई इस लेयर से उस लेयर में, शेकिंग के द्वारा, किसके द्वारा, शेक करने की वजह से। तो फिनोल तो निकल गया वहां से, इसलिए नीचे कौन बच गया आपकी बार, इस रेजिड्यू के अंदर, बोलो कौन बचा बेटा, बोलो। हाँ ये बेस या न्यूट्रल कंपाउंड बच गया। और ये आपको पता ही है कि कंपाउंड सिर्फ दो दिए जाएंगे, कंपाउंड सिर्फ दो दिए जाएंगे,
तीन तो होंगे नहीं कि टर्नरी मिक्सचर दे दें या क्वार्टनरी दे दें, क्या ऐसा होगा? नहीं, सिर्फ बाइनरी मिक्सचर दिया जाएगा। हम तो ये फुल स्कीम लिखी है कि ऊपर से चलोगे नीचे तक और कैसे पहुंचते हो आप। आपको ये पता है बेटा, एक चीज बताओ, मान लो आपको पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, तो क्या आप इस स्कीम को सोडियम बाइकार्बोनेट से स्टार्ट करोगे? नहीं करोगे। कहां से शुरू करोगे? सीधा NaH से। सीधे कहां से? जो ये रेजिड्यू है, इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, हम क्यों करें ऊपर वाला काम? हेक्टिक काम है वो तो उसमें कुछ है ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो दे ही नहीं रखा टीचर ने। तो क्या दे रखे हैं? या तो बेस या या तो फिनोल या बेस या न्यूट्रल का। मान लो ना कार्बोक्सिलिक एसिड था, ना कौन था? फिनोल था, तो हम पागल थोड़ी ना हो रहे कि मैंने इसमें फिर डालेंगे। हम क्यों डालेंगे? क्योंकि वो तो कट गए ऊपर, उनका मामला तो वहां पे साफ हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहुंच गए सीधे इस स्टेप के ऊपर। पता चल पा रहा है ना? टीचर ऐसे पूछ सकते हैं कि बेटा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो है नहीं, तो क्या आप सेपरेटिंग एजेंट एज ए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करना पसंद करेंगे? हाँ सर बिल्कुल, देखो स्कीम में है सर, शुरू में तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो देखेंगे ना कि इधर वो PPT बने और इधर आपकी वो फिल्ट्रेट आएगा, फिर सर आगे चलेंगे। आपने कहा था एक लयबद्ध तरीके से चलना, एक सीक्वेंस में चलना, कभी ओवरलैपिंग मत करना, स्टेप्स को फिनिश नहीं करना। बिल्कुल सर, हम ऊपर से चलेंगे। फिर मैं कहूंगा बेटा ये भी कहा था ना कि साइंटिफिक तरीके से चलना, एक स्कीम बना के चलना, क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है उनको ध्यान में रखते हुए ही सेपरेशन करना है ना। तो चलो हम यहाँ पे पहुंच गए, जिस रेजिड्यू के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नॉन एक्वस लेयर है उसमें सिर्फ अब कौन बच गया? बेस या न्यूट्रल। जो बेस और न्यूट्रल यहाँ पे बच गया है, उसके अंदर अब हम बोलो प्लस में फिल्ट्रेट भी है। फिल्ट्रेट में कौन गया होगा बोलो? अब फिनोल है तो वो चला गया होगा। अब वो चला गया, उसका क्या करना पड़ेगा? उसकी PPT बनवानी पड़ेगी या उसकी लेयर अलग करवानी पड़ेगी। क्या डालें? कोई ना कोई कैसा एजेंट? हाँ, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बोलेंगे आप उसको। हमने डाल दिया प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, कौन डाला? कंसंट्रेटेड HCl। फिर डालते ही या तो रेजिड्यू बनेगा या या अलग नॉन एक्वस लेयर। रेजिड्यू को कंपेयर करो नॉन एक्वस लेयर, रेजिड्यू मींस नॉन एक्वस लेयर। तो या तो सॉलिड रेजिड्यू बनेगा या लिक्विड फिनोल है तो ऑयली लेयर, नॉन एक्वस लेयर, जैसे आपको बताया गया। अगर कोई रेजिड्यू नहीं है तो इट मीन्स वो कंपाउंड ऐसा था जो एक्वस लेयर में ही जा सकता था। किसमें? एक्वस लेयर के अंदर। नो रेजिड्यू, नो रेजिड्यू कोई नहीं है तो ओनली एक्वस लेयर आपके पास बच गई, मींस आपके नॉन एक्वस लेयर बनी नहीं, तो इट मींस कंपाउंड कैसा था? वो वाटर सोल्यूबल था। कैसा था? वाटर सोल्यूबल था वो। इधर हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो आगे वही चीजें मैंने दोबारा बनाई है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वही दो चीजें, या तो PPT बनेंगे या एक अलग सेपरेट लेयर बनी होगी। अब देखो आगे क्या करेंगे यहाँ पे। अब जो हमारे पास यहाँ पे रेजिड्यू आ गया था या नॉन एक्वस लेयर आ गई थी, अब उसमें क्या डालोगे? 1:1 HCl। ये कैसा एजेंट कहलाएगा यहाँ पे? सेपरेटिंग एजेंट। फिर क्या बनना चाहिए? रेजिड्यू बनना चाहिए। तो रेजिड्यू किसके कंपैरिजन? नॉन एक्वस लेयर। तो उसमें कौन बचेगा? न्यूट्रल कंपाउंड। क्योंकि जो बेस होते हैं, बेस किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे? एसिड के साथ। अगर कोई रेजिड्यू नहीं आए तो देखो, या तो रेजिड्यू आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई रेजिड्यू आता है तो मींस न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर कोई रेजिड्यू नहीं आता है तो हो सकता है ऐसा कि जो न्यूट्रल कंपाउंड वो कैसा हो? वाटर सोल्यूबल। कैसा भी हो सकता है वो? वाटर सोल्यूबल हो सकता है। तो फिल्ट्रेट आ गई, मीन्स एक्वस लेयर आ गई। एक्वस लेयर जो है उसमें ये सोल्ट आपका बन गया। अब क्या करें? अब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे। वो कौन होगा यहाँ पे? वो NaH होगा। तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला, क्या बन जाएगा? रेसिड्यू बन जाएगा। सोलिड एमीन होंगे। बोलो कौन होंगे? सोलिड कोई एमीन्स होंगे। या रेसिड्यू नहीं बनेगा तो क्या बननी चाहिए? एक अलग लेयर बननी चाहिए। अलग लेयर बनी है तो वो कौन? बोलो कौन? वो आपका लिक्विड एमीन है। बोलो कौन है? या तो सोलिड एमीन होगा या लिक्विड। PPT बने तो सोलिड एमीन, और नॉन एक्वस लेयर बने तो। अब एक चीज बताओ, हमने कहा नॉन एक्वस लेयर, मतलब दो लेयर बनी होंगी ना, एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। तो अभी अभी जो इधर हमने लिखा था, देखो ये रेजिड्यू लिखा था, या तो रेजिड्यू बनेगा या नहीं बनेगा। और मान लो न्यूट्रल कंपाउंड तो है सिलेबस में, सॉरी उसमें अपने जब डिटेक्शन की उसके अंदर था, तो फिर इसका मतलब क्या था? मैंने नीचे लिखा था वो वाटर सोल्यूबल है कंपाउंड। बोलो कैसा है? इट मीन्स यहाँ पे जो ये रेजिड्यू बना, ऑयली लेयर बनी, दूसरी जो एक्वस लेयर है, इसका मतलब वो उसमें है, एक्वस लेयर में है वो कंपाउंड। बोलो कौन? न्यूट्रल। अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो, अगर वो कैसा है? तो देखो, अगर नो रेजिड्यू, अगर रेजिड्यू ना आए तो
इसका मतलब क्या, ओनली एक्वस लेयर आ गई। और ओनली, और फिर हमने इधर लिखा था, क्या लिखा था, कि न्यूट्रल कंपाउंड या तो वाटर सोल्यूबल हो सकता है या ना। अगर वाटर सोल्यूबल नहीं है तो इधर रेजिड्यू की फॉर्म में आएगा। अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो इधर कोई रेजिड्यू आए नहीं, सिर्फ क्या बच गई, एक्वस लेयर। तो इट मीन वो किस में है बोलो, एक्वस लेयर के अंदर है। तो वाटर सोल्यूबल एमीन भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों बातें यहाँ पे हो सकती है। वो कैसे पता चले कौन सा है, इसीलिए तो पहले डिटेक्शन करते हैं। पहले पता चल चुका होगा हमें कि एमीन्स हैं या नहीं है। क्लियर हो गई सारी बातें। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं बोलो, सारी की सारी डिटेक्शन हम कर लेते हैं। तो पॉसिबल बाइनरी मिक्सचर देखो, फिर आपको दिखा देता हूं, ये आपने देखे ही थे, यही थे ना सेपरेटिंग एजेंट, ये थे देखो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो हमेशा सेपरेटिंग एजेंट कौन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, अगर फिनोल है आपके पास, फिनोल बेस या फिनोल न्यूट्रल की फॉर्म में, तो फिर आपका सेपरेटिंग एजेंट कौन होगा, NaOH। और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट HCl। अगर आपके पास बेस न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन, बेस न्यूट्रल का, तो क्या करेंगे, सेपरेटिंग एजेंट बोलो कौन होगा, HCl। और उसके बाद प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन होगा, NaOH। जो अभी मैंने पिछली स्कीम में आपको बताया था, जो अलग अलग जगह मैंने लिखे थे, कभी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिख रहे थे, कभी सेपरेटिंग एजेंट लिख रहे थे, वो सारी चीजों का कंक्लूजन और चीजें हटा के यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हमने लिख दी। अब यहां तक कोई डाउट तो किसी बच्चे को आप पूछ सकते हैं। हमें इन चीजों को फॉलो करना है, बस बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी को कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूरी स्कीम को अच्छे से कॉपी पे उतार लेना, एक दो बार पढ़ेंगे तभी ये दिमाग में चीजें जाएंगी। जब कभी मैं पहली बार, मैं MSc में था, और जब मैंने पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में भी ये चलता था कि कौन PPT, कौन रेसिड्यू, कौन एक्वस लेयर, कौन नॉन एक्वस लेयर, यानी ये चीजें एक बार दिमाग को थोड़ा घुमाती जरूर। लेकिन जब हम बार बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद वो चीजें हमें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मैंने जो बार बार बोल रहा था ना, मैं रिपीट कर रहा था एक ही चीज को, इसीलिए क्योंकि क्योंकि वो चीज आप पहली बार सुन रहे हैं जो यहाँ पे चल रही है। बेसिक भले ही आप पहले पढ़ चुके थे, सभी को पता है डिजोल्व लाइक डिजोल्व, एक्वस एक्वस में घुलता है, पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है, सभी को पता है ना। लेकिन फिर भी बताना जरूरी थी। तो ये थी कंप्लीट स्कीम जो आपको बता दी गई। अब अपनी, मैंने बताया था लाइब्रेरी में भी जरूर जाएंगे, और जो काम आपको दिया था, आज अपनी PDF जरूर बना लेना पूरी स्कीम की शुरू से आखिर तक, बुक के अंदर से भी, बुक के अंदर से भी। और जो मैंने यहाँ पे बताई है, वो तो अपनी यहाँ से नोट डाउन आप कर ही लेंगे। जो वहां से बुक के अंदर से PDF बनाए, तो उसको पूरे को आपको पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर तक पढ़ना है, ऐसे ही मेरे सामने जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे अपने घर पे बैठ के ऐसे। और ऐसे ही स्क्रीन जैसे आप देख रहे थे, आपके स्क्रीन के बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए, आपकी वो बुक। और ऐसे कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपके कंप्लीट स्क्रीन पे नहीं है, बीच में यही है, या ऐसे पता नो। पहले सेट करना आराम से 5-10 मिनट बैठ के, भाई सेट हो पूरी स्क्रीन पे दिखे वो अच्छे से, फिर कॉर्नर के ऊपर आप दिखे कहीं। और उसके बाद वो चीज अपने अक्षरों को फैला लेंगे कि बड़े बड़े, हाँ बढ़िया दिखे। फिर उंगली से उसको ड्रैग करते चले जाना जो लाइन पढ़े। और जो लाइन आप पढ़ रहे हो, उसको आप ऐसे सिलेक्ट करते चले जाते हैं, वो ब्लूइश या जो भी कलर आता चला जाता है, या अंडरलाइन आप करते चले जाते हैं, या आपका पेन वहां पे दिखे ऐसे चल रहा है, फिंगर या जो भी कुछ चलता है। जैसे मैं देखो ये कर्सर चल रहा है ना, तो कोई कर्सर से ऐसे जहां पे जो चीज चल रही है, वो दिखे कि हाँ अब ये लाइन चल रही है, अब ये लाइन चल रही है। आप उसमें देखना, जो मैंने आपको +1 वाली पहले चैप्टर की जो बनाई है ना कुछ PDF की, मैंने कहा था ना +1 मोल कॉन्सेप्ट वाला है, अब उसमें देखना, मैंने ऐसे ही कर रखा है। और उसमें देखना वो कैसे, जो लाइन में पढ़ रहा हूँ वो ऐसे ब्लीच होती जाएगी, आप देखना बड़े ध्यान से। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही करना है आपको। उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी, आपको बोलना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी क्लास अटेंड की, आप क्लास में आए। और देखो, अब किसी को कोई डाउट है तो बेटा लो पूछ लो, आपकी तरफ कर दिया स्क्रीन। पूछना है किसी को कुछ, कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, आज जाके पढ़ लेना, और जो काम दिया है वो पूरा कर लेना। ओके बेटा।